एकेडमी। आज इस वीडियो में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है लर्निंग डिसेबिलिटीज करने वाले हैं। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा बेस बनाते हैं कि ये जो लर्निंग डिसेबिलिटीज होती हैं वो होती क्या है, ठीक है, और ये बच्चे में क्यों होती हैं, कैसे होती हैं और इनको ठीक करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो बेसिकली देखो, जब भी हम किसी भी क्लास में पढ़ाते हैं तो उसमें बहुत सारे बच्चे होते हैं, ठीक है, वो इंडिविजुअली एक दूसरे से डिफरेंस है, सब में इंडिविजुअल डिफरेंस होता है। तो जब भी हम उन बच्चों को पढ़ाते हैं ना तो उनकी लर्निंग को बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो कि उनको अफेक्ट करते हैं, ठीक है। वो फैक्टर कुछ भी हो सकते हैं, चाहे वो एनवायरमेंटल हो, इंडिविजुअल हो, पर्सनली हो, कुछ भी। तो जो मेन है ना, जो बच्चों की लर्निंग को अफेक्ट करते हैं, वो दो फैक्टर होते हैं। फर्स्ट है लर्निंग डिफिकल्टीज, सेकेंड है लर्निंग डिसेबिलिटीज, ठीक है। तो सबको क्या लगता है कि जो लर्निंग डिफिकल्टी है और जो लर्निंग डिसेबिलिटी है वो एक ही चीज है। नहीं, लेकिन इन दोनों में ना बहुत बड़ा डिफरेंस है। लर्निंग डिफिकल्टीज होती हैं कि बच्चा पढ़ना तो चाहता है, मतलब बच्चा पढ़ने में अच्छा है या बच्चा पढ़ना तो चाहता है, लेकिन उसको किसी ना किसी तरीके से किसी प्रकार की कोई डिफिकल्टीज आ रही है जस्ट बिकॉज हिज बॉडी जेस्चर्स। लाइक कि मान लो किसी बच्चे का एक हाथ काम नहीं कर रहा, ठीक है, तो ये लर्निंग डिफिकल्टी होगा, ना कि लर्निंग डिसेबिलिटीज, ठीक है। तो ये डिफरेंस होता है लर्निंग डिसेबिलिटीज और लर्निंग डिफिकल्टी के अंदर। मान लो किसी बच्चे कोई बच्चे को ठीक से दिखाई नहीं दे रहा, तो ब्लैक बोर्ड को ठीक से देख नहीं पा रहा है, तो ये लर्निंग डिफिकल्टी है, ठीक है। कोई बच्चा चलने में दिक्कत आ रही है, उसको जल्दी जल्दी, मान लो कोई भी हम गेम खिला रहे हैं, खो खो खेल रहे हैं, उसको भागना है पर बच्चा भाग नहीं पा रहा, तो लर्निंग डिफिकल्टी है, ठीक है। सीखने के अंदर जो उसको दिक्कत आ रही है, सीखने में जो दिक्कत आ रही है, वो लर्निंग डिफिकल्टी होती है। लर्निंग डिसेबिलिटी है वो अलग है। लर्निंग डिसेबिलिटी से हमारा यहाँ पे मतलब होता है कि हम जब किसी भी बच्चे को पढ़ा रहे हैं या किसी बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो उसको पढ़ाई के अंदर, मतलब पढ़ने में, लिखने में, सुनने में, चलने फिरने में, स्टडी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, मतलब आई हेड कोऑर्डिनेशन नहीं हो रहा उसका, या वो ठीक से अपना हाथ को नहीं मूव कर पा रहा जस्ट बिकॉज ही इज मेंटली डिसऑर्डर, ये इसके रीजन कुछ भी हो सकते हैं। तो ये क्या होता है, ये हमारा लर्निंग डिसेबिलिटीज होती है जो हमें लर्निंग के अंदर एक बच्चे को पढ़ाते हुए फेस करनी पड़ती है, ठीक है। तो ये जो लर्निंग डिसेबिलिटीज होती है ना, ये बहुत तरीके की होती हैं, बहुत सारी होती हैं। तो यहाँ पे मैंने 10 जो मेन है, जिसमें सीटेट या DSSB में क्वेश्चन बनता है, वो 10 मैंने यहाँ पे लिखी हुई है जो मेन भी है, ठीक है। यही इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि क्वेश्चन इन्हीं में से बनता है, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें होती है डिसलेक्सिया। देखो ये तो इंडिया में वर्ड फेमस है डिसलेक्सिया, हर एक एग्जाम में, चाहे वो सीटेट हो, रीट हो, एस्टेट हो, DSSB हो, डिसलेक्सिया में से क्वेश्चन आते ही है। और सब इसका एग्जाम्पल भी वही देते हैं कि वो जो तारे जमीन में जो ईशान था ना, उसको प्रॉब्लम थी, आमिर खान ने सॉल्व करा था, तो ये यही है डिसलेक्सिया। तो डिसलेक्सिया देखो होता क्या है, डिसलेक्सिया में ना ये एक पठन विकार है। अगर मैं आपको लिखूं कि ये पठन विकार है तो क्या आपको याद रहेगा? मुझे भी नहीं रहता था क्या है ये। देखो ये इसमें ना, इसको समझते हैं, अगर हम इसको समझ लेंगे ना तो हम आराम से आगे के लिए इन फ्यूचर इनको अच्छे से सॉल्व करने के लिए एबल हो जाएंगे। ये जो डिसलेक्सिया होती है ना, एक रीडिंग प्रॉब्लम होती है कि मतलब बच्चे को ना इसमें क्या होता है, ठीक से ना कुछ भी दिखाई नहीं देता। देखो डिसलेक्सिया क्या है, डिसलेक्सिया ना एक रीडिंग प्रॉब्लम है कि मतलब अगर हम बच्चे को कोई भी पैसेज या पैराग्राफ या कुछ भी पढ़ने के लिए देते हैं ना, तो बच्चा ठीक से रीड नहीं कर पाता। तो इसका रीजन क्या होता है, उसके तंत्रिका तंत्र में ना कुछ प्रॉब्लम होती है, तंत्रिका तंत्र में विकार होता है। अभी देखो ये किसी भी वजह से हो सकता है कि मान लो खेलते समय गिर गया, उसके चोट लग गई हो, या फिर ये हेरिडिटी हो कि उसकी पूरी फैमिली में ये प्रॉब्लम चली आ रही है, तो ये आगे हेरिडिटी के थ्रू हो रहा है। तो इसमें क्या होता है ना, रीडिंग प्रॉब्लम होती है कि मतलब बच्चा ना ठीक से पढ़ नहीं पाता, और अगर जब वो पढ़ रहा होता है ना किसी भी पैसेज को, तो उसको लगता है वर्ड्स ना सारे आगे पीछे घूम रहे हैं, आगे पीछे चलते हुए पढ़ता है। मान लो जैसे कि कोई भी वर्ड दे रखा है, जैसे बैट है, ठीक है, बैट है, तो बैट को वो आगे टैब टैब रीड करेगा, मतलब आगे पीछे कर देता है, अक्षर जो है ना ये घुमा देता है, इनको आगे पीछे रीड करने लगता है। और मान लो कभी कभी वो पैसेज पढ़ रहा है तो उसको ना पढ़ने में बहुत प्रॉब्लम आएगी। आपने देखा होगा कि मतलब मान लो एक बच्चा किताब लेके पढ़ रहा है और वो बहुत ऐसे ऐसे ध्यान से देख रहा है, ऐसे ऐसे कर रहा है, ऐसे कर रहा है, फिर पढ़ पा रहा है, थोड़ा सा पढ़ रहा है, फिर आगे से बढ़ रहा है, फिर उसको पढ़ना पड़ रहा है। देखो उसको पता है कि का चा छा क्या है ये, लेकिन फिर भी वो बच्चा ना एबल नहीं हो पाता कि उसको ठीक से पढ़ पाए। उसको ना बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेना पड़ता है पढ़ने के लिए, बहुत ज्यादा प्रेशराइज होता है वो पढ़ने के लिए, वो ठीक से पढ़ नहीं पाता, ठीक है। तो जिस भी बच्चे के साथ ये प्रॉब्लम होती है तो उसको बोलते हैं डिसलेक्सिया। देखो कुछ तो बच्चे ऐसे होते हैं जो बिल्कुल पढ़ते ही नहीं है, जिन्हें कुछ पता ही नहीं होता, तो जब उन्हें ये पता ही नहीं है कि का किसको कहते हैं, खा इसको कहते हैं, तो वो तो पढ़ नहीं पाएंगे। बट जिन बच्चों को पता होता है
तो वो भी नहीं पढ़ पाते, उनको हम कहते हैं कि हाँ उनको डिसलेक्सिया है। और देखो ये जो बच्चे होते हैं ना, ओरल वाली चीज में बहुत अच्छे होते हैं, मतलब अगर हम इनसे ओरली कुछ भी पूछेंगे तो इनको पता होगा, ये ओरली बहुत अच्छे अच्छे जवाब भी दे देंगे। लेकिन अगर हम इनको यही चीज पढ़ने के लिए बोलेंगे कि इसको पढ़ के दिखाओ, तो वो प्रॉब्लम करेंगे। अब मान लो थोड़ा बहुत पढ़ने की कोशिश भी करेंगे, एक एकदम से टफ वर्ड आता है तो उस वर्ड को स्किप कर देंगे और आगे बढ़ जाएंगे, या फिर कभी कभी तो पूरी लाइन ही स्किप कर देंगे और फिर आगे पढ़ेंगे। मतलब ऐसे बच्चों को ना बहुत ज्यादा स्ट्रगल लगता है कि पढ़ा कैसे जाए, कैसे उस चीज को पढ़े। ये क्या करते हैं, बहुत धीरे, बहुत स्लो स्पीड होती है इनकी पढ़ने की, ठीक है। और आगे पीछे करके पढ़ेंगे कि मान लो देखो, मान लो एक सेंटेंस है वह घर जाता है, तो हो सकता है ये इसको पढ़े वह जाता घर है, मतलब वर्ड्स को भी आगे पीछे कर देते हैं, सेंटेंस को आगे पीछे कर देते हैं। तो ये इन बच्चों के साथ ये प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो इसके रीजन क्या होते हैं, क्यों होती है ये? तो इसके रीजन ये है कि इनको ना मतलब वो चीज जो है ना धुंधली सी दिखाई देती है, और कोई भी चीज धुंधली सी दिखाई देती है, और इसका रीजन ये होता है कि जो इनकी तंत्रिका तंत्र में कोई भी विकार हो सकता है, मतलब कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है। अब देखो सेकेंड चीज, अब इन बच्चों को डिसेबिलिटीज है, तो हम यही थोड़ी ना पढ़ेंगे कि इन बच्चों को ये प्रॉब्लम होती है, डिसेबिलिटीज ये प्रॉब्लम है, तो हम क्यों पढ़ रहे हैं इनको? ताकि हमें पता चले किसी बच्चे को ये प्रॉब्लम है तो हम दूर करें, ठीक है। तो इसको दूर करने के क्या कारण होते हैं, मतलब दूर करने के क्या उपाय हो सकते हैं, किन तरीकों से हम बच्चों का यूज कर सकते हैं? तो हम तारे जमीन का एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। तारे जमीन का जो ईशान था, देखो उसको वो 100 पढ़ता था या 100 लिखता था, ठीक है। लेकिन वो पेंटिंग में बहुत ज्यादा अच्छा था, है ना, पेंटिंग में बहुत ज्यादा अच्छा था। तो आमिर खान क्या करता है, उसको पेंटिंग के थ्रू पढ़ाता है, ठीक है। तो हमें भी यही करना है, जो जब हम बच्चे को पढ़ाते हैं और हमें दिखता है कि वो लर्निंग डिसेबिलिटीज, इसमें कोई सी भी डिसेबिलिटी है, उसमें मान लो डिसलेक्सिया ही है, तो उसको दूर कैसे करना है? डिसलेक्सिया के लिए बच्चों को ना बहुत बहुत ही बेसिक से स्टार्ट करना है। मतलब बच्चे को देखो पता तो सभी होता है, आगे पीछे करके वो पढ़ रहा है तो उसमें ये दिक्कत है, पर डब्लू को डब्लू बोलते हैं, उसको ये पता है, बस वो आगे पीछे करके पढ़ रहा है। तो बहुत ही ना बेसिक से स्टार्ट करना है। और जैसे कि इसमें ना लेटर्स का यूज ज्यादा करना है, मान लो डब्लू है, एस है, जिसमें उसको सेम सेम लगते हैं, जैसे कि पी और क्यू हो गया, ठीक है, बी और डी हो गया। तो इनसे यूज वाले रिलेटेड हमको वर्ड सिखाने हैं, इनका ज्यादा से ज्यादा यूज करना है, ताकि वो जितना ज्यादा यूज करे वो हैबिचुअल हो जाए। और ये इनका भी जो यूज करना है वो ऐसे नहीं करना कि भाई इसको बी बोलते हैं और इसको डी, और बार बार हम करेक्ट करें, क्योंकि ऐसे तो वो कभी सीख ही नहीं पाएगा। इन चीजों को, ये बस एक एग्जांपल है, इन चीजों को हमको यूज करना है उन एक्टिविटीज में जिसमें वो बच्चा अच्छा परफॉर्म करता है, या जिस भी चीज में उसका इंटरेस्ट है, तो उन चीजों से कनेक्ट करके हमको बच्चे को सिखाना है, ठीक है। पहली चीज ये। सेकेंड चीज कि उसको ना रीडिंग के लिए ज्यादा से ज्यादा मोटिवेट करना है। जैसे कि मान लो आपने क्लास में एक बच्चे को खड़ा करा, उसको बोला कि चैप्टर पढ़ो, वो बच्चा पढ़ने में हकला रहा है या नहीं पढ़ पा रहा है, दिक्कत हो रही है, तो नेक्स्ट टाइम से आप उसको उठाओगे ही नहीं पढ़ाने के लिए कि नहीं ये नहीं पढ़ेगा, स्लो पढ़ता है, तो नहीं, हमें ऐसा नहीं करना। उस बच्चे को ज्यादा से ज्यादा चांसेस देने हैं पढ़ने के लिए, रीड करने के लिए, और मोटिवेट करना है, ठीक है। और ऐसे बच्चों को ना पीयर ग्रुप में रख के सिखाना है, मतलब ऐसे बच्चे ना टीचर के बजाय बच्चों से ज्यादा सीखेंगे, जो उनके साथ में पीयर ग्रुप होगा ना, तो उनके साथ ज्यादा से ज्यादा रखना है, ताकि वो बच्चा उनसे, जो उसके साथ वाले बच्चे उनसे हिचकिचाए ना, और जो अपनी है वो ग्रोथ करे, ठीक है। और फिर धीरे 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 बिहेव को उसके ऑब्जर्व करना चाहिए कि ग्रोथ हो रही है नहीं हो रही, अगर हो रही है तो उसका थोड़ा सा लेवल हाई करना चाहिए, फिर इसी तरीके से पूरा प्रोसेस होना चाहिए। और ये डिसलेक्सिया को इस तरीके से खत्म तो देखो कभी नहीं किया जा सकता, ये जो तंत्रिका तंत्र में हमारे जो विकार होता है, हम कोई न्यूरोलॉजिस्ट तो है नहीं, वो नहीं ठीक कर सकते, बट इन सारी टेक्निक्स का, मेथड्स का यूज करके ना हम इसको बहुत हद तक कम जरूर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था डिसलेक्सिया। अब देखो डिसग्राफिया क्या होता है, यहाँ पे ग्राफ से याद रखना, ग्राफ समझ आ रहा है? ग्राफ किससे बनाते हैं हम? हाथ से ग्राफ बनाते हैं ना, लिखने वाले की। तो ये जो डिसेबिलिटीज होती है ना, ये लिखने से है, ये राइटिंग डिसेबिलिटी है। ग्राफ तो हाथ से ही बनेगा, तो ये राइटिंग प्रॉब्लम होती है इसमें बच्चे को, ठीक है। इसमें बच्चे का क्या होता है, इसके ना हाथ नहीं साथ देते, ये जो बच्चे का ये हाथ है ना, ये हाथ का पूरा ये जो जॉइंट होता है, ये बेसिकली हमारे लेफ्ट ब्रेन से रिलेटेड होता है, राइट हैंड। तो ये वाला उसका जो पार्ट है ना, इसका साथ नहीं देता। इसमें क्या करेगा बच्चा ना, वर्ड्स को बहुत दूर दूर लिखेगा। मान लो उसको बैट लिखना है तो बे यहाँ लिख दिया, ए यहाँ लिख दिया, टी यहाँ लिख दिया। बैट इज लिखना है तो इज को तो यहीं पहुंचा दिया, बहुत पूरा गैप, इतना गैप छोड़ के फिर अगली लाइन में शुरू कर दिया।
और इसमें क्या होता है, राइटिंग इतनी गंदी होती है ना बच्चे की, क्योंकि उसके हाथ ही नहीं काम कर रहे, मतलब ठीक से प्रॉपर वर्क ही नहीं कर पा रहे, उनका कोऑर्डिनेशन ही नहीं बन रहा, आई हेड कोऑर्डिनेशन ही नहीं बनता इसमें बच्चे का। तो बच्चा क्या करे, कैसे करेगा वो। तो इसमें क्या होता है, बच्चे की राइटिंग ना बहुत ज्यादा गंदी हो जाती है, या बच्चा जो है बहुत स्पेस दे दे के दूर दूर लिखता है, और बहुत स्लो लिखता है बच्चा, बहुत स्लो, मतलब एक पैराग्राफ लिखने के लिए भी ना समझ लो घंटों लगा देगा, काम को लेकर के बैठा रहेगा। क्यों, क्योंकि हो ही नहीं रहा होता, वो खुद से डिमोटिवेट होने लगता है, तो वो क्या करता है, छोड़ देता है, या बहुत गंदा लिखेगा। और इसमें क्या होता है, बच्चे की ना पेन होने लगता है, हाथ में दर्द होने लगेगा बच्चे का, मतलब जितना भी वो लिख रहा है थोड़ा बहुत जैसे भी लिखेगा उसके पेन होने लगेगा, उसको थकान हो जाएगी, तो वो थकान हो जाएगी उसको, जब ऐसा फील होगा तो वो आगे लिखेगा ही क्यों। तो यही रीजन होता है। और ऐसे बच्चे ना हर क्लास में एक दो होते हैं कि जिनमें ना राइटिंग बहुत गंदी होती है, या दूर दूर स्पेस देके लिखते हैं, काम बहुत ज्यादा स्लो करते हैं, कभी काम पूरा नहीं करते। तो ये रीजन होते हैं कि वो डिस्ग्राफिया से पीड़ित होते हैं, ठीक है, लिखने में बहुत आलस आता है। लेकिन हाँ, ऐसे बच्चे ना ओरल एक्टिविटी में बहुत अच्छे होते हैं। आप बोलोगे किसी बच्चे को 2 to 10 टेबल सुनाओ, फटाफट सुना देगा, बट आप बोलो भाई लिख तो उसको बहुत ज्यादा आलस आएगा, लिखने में बिल्कुल अच्छा नहीं करता, बिल्कुल इनका जो प्रेजेंटेशन होती है ना लिखने में बहुत अच्छी नहीं होती, ठीक है। तो इनमें क्या होती है, इसके रीजंस क्या होते हैं कि ओरल तो बहुत अच्छे रहेंगे, लेकिन रिटर्न से लेकर जो भी काम रहेगा ना उसमें उनको बड़ी प्रॉब्लम आती है। सेकेंड चीज की उनको पेन पकड़ने का तरीका नहीं पता होता, पेन कैसे पकड़ना है। मैं भी देखो, पेन पकड़ने की भी टेक्निक होती है, अगर हम गलत तरीके से पकड़ेंगे तो ऑब्वियसली हमारी उंगलियों में दर्द होगा। तो इन बच्चों के साथ भी ये हो सकता है कि इस वजह से इनके नहीं हो पाता होगा, और इनको ये नहीं समझ में आता होगा कि मान लो कि ये क्यू है, ठीक है, अब इनको लगा ये पी है, ये क्यू को पी लिख देंगे, मतलब इनका ये जो आकार होते हैं ना लेटर्स का, ये जो आकार बना हुआ है, मान लो ये डब्ल्यू है, ये एम है, तो इनको यही नहीं समझ में आती कि क्या एम है क्या डब्ल्यू है, ये डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते डब्ल्यू एम में, तो उसको उल्टा अपोजिट करके लिखते हैं, तो ये प्रॉब्लम आती है इनको। और कोई भी वर्ड लिखना होगा, कोई भी सेंटेंस लिखना होगा, गैप तो इतना भर भर के छोड़ते हैं कि पूछो मत, और बार बार रिपीट भी कर देते हैं वर्ड्स, तो इनकी ये प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो हम इनको दूर कैसे कर सकते हैं, ठीक है, इनको हम सॉल्व कैसे कर सकते हैं। इन बच्चों के लिए ज्यादा से ज्यादा प्ले मेथड का यूज करना है हमको, इन बच्चों को ज्यादा से ज्यादा प्ले के थ्रू करवाना है। मान लो बच्चों को लेके गए पार्क में, मट्टी पे बनाओ, बी बनाओ, डी बनाओ, सी बनाओ, कलम लिख के दिखाओ मट्टी पे, ताकि उंगलियां चले, ताकि आई हेड कोऑर्डिनेशन हो। बहुत सारी एक्टिविटीज हैं, जैसे कि धागे में मोती पुरो, ठीक है, तो उस बच्चा ध्यान से देखेगा, धागा लेके मोती पुरोएगा, तो उसका आई हेड कोऑर्डिनेशन बनेगा। बहुत सारी चीजें हैं कि मतलब यहाँ पे सामान रख दो और बच्चे को बोल दो कि इन सामान में से कोई पर्टिकुलर चीज, मान लो पेंसिल है बहुत सारी, तो यही नटराज वाली पेंसिल्स उठाओ, तो बच्चा उठाएगा, ठीक है, थोड़ा सा एक्टिव रहेगा, ठीक है। तो ये प्ले वे मेथड के थ्रू बहुत सारी एक्टिविटीज करवा सकते हैं, जिससे बच्चे का ये डिस्ग्राफिया वाली जो प्रॉब्लम हो थोड़ी सी कम हो। और सेकेंड चीज, इन बच्चों के साथ क्या करना है, हमको ज्यादा से ज्यादा रिटर्न काम देना है, ठीक है। अब एक बात बताओ, मेरे को मान लो डिस्ग्राफिया है, लिखना ही नहीं आ रहा, और आप मुझे बोलोगे तू 4 पेज करती है तो 6 पेज करके ला, 8 पेज करके ला। अरे भाई मैं कैसे करूंगी जब मेरा 1 पेज लिखने में ही नहीं मन हो रहा, तो मैं 4, 5, 6 पेज कैसे लिखूंगी, ठीक है। लेकिन भाई अब आप तो टीचर हो, एज अ टीचर आपको मेरे को काम देना है ज्यादा लिखने का, तो देखो लिखने का काम जो देना है, देना ही है, क्योंकि लिखने के बिना ये चीज ठीक नहीं कर सकती, बट उसको भी ना एक सिस्टमेटिक वे में देना है। एक लाइन कि अगर तू एक लाइन प्रॉपर ऐसे लिख के लाएगी तो मैं तेरे को टॉफी दूंगी, उस एक लाइन को एक पैराग्राफ में चेंज करो, एक पैराग्राफ को एक पेज में, धीरे धीरे उसको आगे बढ़ाओ कि बच्चा इंप्रूव करे, सीखे, और बच्चा खुद से मोटिवेट हो। उसको मोटिवेट करना है, उसके ऊपर प्रेशर नहीं करना कि तेरे को ये करके ही करके लाना है, उसको मोटिवेट करना है ताकि वो और अच्छा करे। तो धीरे धीरे बच्चा जब अपने आप में इंप्रूवमेंट दिखेगा, तो वो अपने आप ही, कौन सा बच्चा चाहेगा कि वो क्लास में अच्छा परफॉर्म ना करे, तो ऑब्वियसली वो भी मोटिवेट होगा, ठीक है। अब देखो थर्ड आता है डिस्कैलकुलिया, ये तो ना सबसे फेवरेट है, बहुत सारे बच्चों को मैथ से डर लगता है, बहुत सारों को मैथ से प्रॉब्लम। तो अब देखो ये जो मैथ्स की प्रॉब्लम है सबको याद हो जाती है, कैलकुलिया, कैलकुलेटर, कैलकुलेशन, तो डिस्कैलकुलिया, तो ये मैथ से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, मैथ्स प्रॉब्लम। अब देखो ये प्रॉब्लम ऐसा नहीं है कि जिस बच्चे को मैथ से डर लगता है उसको डिस्कैलकुलिया है, नहीं, ऐसा नहीं होता। और पहली बात तो इसकी जो रेशियो है वो भी बराबर नहीं होती, हो सकता है किसी में डिस्कैलकुलिया बहुत हाई लेवल की हो, किसी में बहुत कम लेवल की हो, और किसी में मान लो सिर्फ डर ही हो डिस्कैलकुलिया का, मतलब मैथ्स का। तो मैथ्स में बेसिकली डिस्कैलकुलिया होती क्या है कि जब भी हम बच्चों को ये जो बेसिक 4 चीजें होती है ना, प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड, ये 4 चीजें वाली न्यूमेरिकल भी नहीं सॉल्व कर पाते, हम आगे क्लास में पहुंच जाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस करते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट करते हैं,
और ये 10th क्लास में जो हमारा चैप्टर है थर्ड वो सॉल्व करते हैं, बट हम बेसिक जो चीज है प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड में ही गलती करते हैं, हमसे वही क्वेश्चंस नहीं होते, तो उसको बोला जाएगा कि डिस्कैलकुलिया है, कि आप एक बहुत बड़े लेवल पे आ जाते हो बट ये जो 4 चीजें आपको स्टिल इनको करने में प्रॉब्लम आती है, तो हाँ बोलेंगे इसको डिस्कैलकुलिया है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, इसमें ना सिर्फ ऐसे भी बच्चे हैं जो सिर्फ मैथ्स में परफॉर्म बेकार, इनकी जो मैथ्स में परफॉर्मेंस बेकार रहेगी, लेकिन बाकी सब्जेक्ट में तो बिल्कुल जहर एकदम बढ़िया से परफॉर्म करते हैं, बट मैथ्स से रहता है। और इसका पता है मेन रीजन क्या होता है, बच्चे का ना स्टार्टिंग से ही कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता। देखो मैथ्स ऐसी चीज है जो ना एक स्टैंडर्ड बाय स्टैंडर्ड बढ़ती जाती है, पहले हम नॉर्मल प्लस सीखते हैं, फिर कैरी वाली, फिर 2 डिजिट वाली, फिर 4 डिजिट, 5 डिजिट, ऐसे 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 आगे करके जाते हैं। तो जो बच्चे का बेसिक है ना, अगर मान लो बच्चा 2 नंबर वाली ही प्लस नहीं कर पा रहा, तो आगे जाके कैरी वाली कैसे सीखेगा, उसको कैरी वाली में प्रॉब्लम आई तो आगे जाके फिर से वो इफेक्ट हो गया। तो एक जो चीज है ना स्टार्टिंग का, बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर होना इसमें बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपको दिखता है आपकी क्लास में ऐसे बच्चे हैं जो मैथ से बहुत ज्यादा डरते हैं, देखो एक क्लास में हो सकता है एक आध बच्चा हो, लेकिन मोस्टली क्लासेस में ना बच्चे मैथ से बहुत ज्यादा डरते हैं। ठीक है, मैथ्स का रिजल्ट ही बहुत ज्यादा खराब आता है ना आज भी 10th और 12th में, तो रीजन यही होता है कि जो बच्चे की फाउंडेशन होती है ना वो ठीक से तैयार नहीं की गई होती है, कि मतलब एक मैथ्स का ना हवा बिठा दिया जाता है बच्चे के मन में डर, मैथ्स तो बहुत टफ होती है, मैथ्स में ये है, मैथ्स नहीं करते, मैथ्स में क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, मैथ्स में तुम पूरा ऊपर से थोड़ा सा गलत हुआ तो सारा गलत हो जाता है, बल्कि अगर एसएसटी में तुम थोड़ा सा बना के लिखाओगे तो नंबर मिल जाएंगे, लेकिन मैथ्स में थोड़ा सा गलत है तो पूरा कट जाता है। पर अरे मैथ्स में ये भी तो होता है कि पूरा अगर तुमने थोड़े से स्टेप सही करें तो स्टेप के सही के भी तो नंबर मिलते हैं, और एक मैथ्स ही ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप पूरे स्कोर कर सकते हो, कोई नंबर नहीं काट सकता अगर आपके सारे न्यूमेरिकल ठीक है तो ये ना एक रूढ़िवादिता भी बनी हुई है कि मैथ्स बहुत टफ सब्जेक्ट है, मैथ्स से तो अपने आप ही ना बच्चों के अंदर मैथ्स से डर बैठने लगता है। स्टार्टिंग में देखो नर्सरी केजी में कि बच्चों को मैथ्स का इतना डर नहीं होता, लेकिन भाई फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ पे आ करके बच्चों को मैथ्स का बहुत ज्यादा हवा बैठ जाता है कि बेसिक चीजें भी नहीं कर पाते। देखो हमें मैथ्स की कहीं ना कहीं तो यूज करना है, और डिस्कैलकुलिया उसको बोला जाएगा कि मान लो आप 10-11 साल के हो गए, आप दुकान पे सामान लेने गए और उतने पैसे वापस करे, तो आप इसका हिसाब ना लगा पाओ कि कितने का सामान हुआ और कितना आपने वापस करा। ठीक है, छोटी सी आपको कोई कैलकुलेशन दी जाए आप ना कर पाओ, तो ये सारा होता है डिस्कैलकुलिया। और अब इसको ठीक कैसे करा जाए डिस्कैलकुलिया को, हाँ इसमें बच्चों को पता है बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स क्या होती है कि बच्चे जो है नंबर्स नहीं पहचान पाते क्या है, उनको एरिया वॉल्यूम वगैरह नहीं पता होता, और जो टाइम है, डिस्टेंस है, मेजरमेंट है, ये सारी नहीं चीजें पता होती। तो जब बच्चे का फाउंडेशन ही खराब हो जाएगा तो हम आगे उसको कुछ भी पढ़ा ले नहीं समझ में आएगा। ठीक है, तो अब इसमें हमें क्या करना है, ये जो सारी चीजों को दूर करने के लिए हम इसमें जो सॉल्यूशन है हमारा ये निकलता है कि हम बच्चे को ना ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस पूछे, मैथ से रिलेटेड क्वेश्चन। ठीक है, बच्चों को इन्वॉल्व करा जाए कि तुम बताओ इसका जवाब क्या होगा, इसको जोड़ें तो क्या हुआ, क्योंकि बच्चा फिर खुद ब खुद पेन चलाएगा, खुद ब खुद पेंसिल उठा के करेगा। आप अगर बच्चों को क्वेश्चन करने के लिए दे दोगे तो बजाय इसके आप क्वेश्चन पूछो तो वो ज्यादा इंटरेस्ट लेगा। प्ले वे मेथड का यूज करो बच्चों को सिखाने के लिए मैथ्स, प्ले वे मेथड, ठीक है उनका यूज करो। जैसे कि बच्चे को 5 बच्चे बिठाए, इसमें से 3 घटा दिए, बिठा दो, कितने बच्चे, 2 बच्चे बचे, तो प्ले वे मेथड के थ्रू मैथ्स को सिखाओ और इंटरेस्टिंग बनाओ मैथ्स को, हर बच्चा सीखेगा, बहुत अच्छे से सीखेगा। मुझे ये बच्चों को मैथ्स ही सबसे ज्यादा पढ़ाने में मजा आता है, और सब्जेक्ट तो नहीं मजा आता मुझे। बाकी डिस्कैलकुलिया इतना कुछ बहुत सारे लोगों को होता है, बट अगर हम अपनी फाउंडेशन मजबूत कर लेंगे ना तो मैथ्स कुछ इतना हुआ रह नहीं जाता। ठीक है, तो ये 3 डिसेबिलिटीज थी, डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिस्कैलकुलिया। फोर्थ वन है ADHD यानी हाइपर एक्टिविटी, अटेंशन डेफिशिएंसी हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। ठीक है, इसमें क्या होता है, देखो हर क्लास में ना, हर क्लास में कुछ 2-3 बच्चे होते हैं जो बहुत ज्यादा शैतान होते हैं, उद्यमी होते हैं, कि तुमसे कहते हैं बैठ जाओ, चुप होके बैठा नहीं जाता, उनसे चुप नहीं हुआ जाता, और वो खुद तो पढ़ेंगे ही नहीं ना, साथ वाले को भी नहीं पढ़ने देंगे, डिस्टर्ब करेंगे इधर उधर। टीचर लेसन पढ़ा रही है तो इधर उधर देख रहे हैं, किसी को परेशान कर रहे हैं, किसी को मार रहे हैं, किसी को छेड़ रहे हैं। तो ऐसे ही बच्चों को हम ADHD की कैटेगरी में डालते हैं कि हाइपर एक्टिव होती हैं, ये बहुत ज्यादा हाइपर एक्टिव। इनको बोल दो कि भाई थम जा, अभी शांत बैठ जा, नहीं मानते ये बहुत ज्यादा हाइपर एक्टिव होते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इनको इनमें ना जो इनके इम्पल्शंस होते हैं, इमोशंस होते हैं, इसको कंट्रोल नहीं कर पाते। जैसे कि हम इसको बोल रहे हैं कि भाई चुप बैठ जा, पढ़ ले, नहीं पढ़ेगा, वो डिस्टर्ब करेगा। फिर मान लो ऐसे बच्चे को कोई मार दे या गुस्सा कर दे तो ये बजाय बोलने से हाथ चला देंगे, सीधे सीधे उठा के मार देंगे। इमोशंस नहीं कंट्रोल कर पाते इन बच्चों को, ये बच्चे ये कंट्रोल नहीं कर पाते, तो इनको हम ये अटेंशन डेफिशिएंसी हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर बोलते हैं, कि ये अटेंशन नहीं, किसी भी एक जगह पे ज्यादा टाइम तक अटेंशन नहीं दे पाते, अटेंशन ठीक से कर नहीं पाते। और इसकी वजह से क्या होता है, जो हमारी क्लास में होता है
डिसिप्लिन इनडिसिप्लिन क्रिएट होता है, क्योंकि ना तो ये बच्चे पढ़ते हैं ना पढ़ने देते हैं, ठीक है। और ये सबसे ज्यादा ना लड़कों में ज्यादा होता है, लड़कियों के कंपैरिजन में लड़कों को होता है। अब जैसे कि क्या होते हैं इसके एग्जांपल, जैसे कि हम कोई बात कह रहे हैं, पूरी बात ही ना सुनना, पहले ही अपना रिएक्शन दे देना, है ना। कोई काम करवा रहे हैं, ध्यान नहीं दे रहे, कोई इनको इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं उसको ठीक से फॉलो नहीं करना, अपनी चलाना, बार बार चीजें भूल जाते हैं, किताबें पेंसिल वगैरह अपनी ये जो खो देते हैं, ठीक है। प्रश्न हम कोई भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं उससे पहले ही उत्तर दे देते हैं, हम कह रहे हैं रुक जा, जिससे पूछेंगे उस वो बताना, हाथ खड़े कर लो, जिससे पूछा जाएगा उससे बताना, नहीं इनको आंसर करना है तो करेंगे, दूसरों की बात सुनेंगे ही नहीं, दूसरों की बात सुने भी नहीं, बीच में बोल देंगे, उन दूसरों की बात नहीं खत्म होती, ठीक है। और दूसरों की बारी का इंतजार ही नहीं करना, अपनी अपनी चलाना, दूसरों की बारी आ रही तो अपने जाके खुद लेना। तो ये कुछ एग्जाम्पल है जो ASD वाले बच्चों की बात है, मेनली अटेंशन से होता है ये, ठीक है। इनके इमोशंस पे कंट्रोल नहीं होता, ठीक है। मेनली मी वाली बात आ जाती है, इनका इमोशंस पे कंट्रोल नहीं होता, ठीक है। तो अब हम इन बच्चों को कैसे दूर कर सकते हैं, एक बहुत अच्छा फॉर्मूला है इसके लिए, सॉल्यूशन इनका है कि पहले स्टॉप, भाई रुक जाओ, सब्र करो, रुको रुको रुको, आराम से, तुम्हारी भी बारी आएगी, थिंक, उसके बारे में सोचो, फिर स्टार्ट करो। मतलब कोई भी काम अगर हम करने जा रहे हैं तो पहले तुम रुको, उसको अच्छे से ध्यान से सुनो, समझो क्या चीज है क्या नहीं है, फिर थिंक करो उसके बारे में कि तुम करने जा रहे हो ठीक है, कैसे करोगे, क्या करोगे, फिर जो भी तुमको करना है तब तुम एक्शन लो। मतलब एवं ही किसी भी चीज में अपनी मत चलाओ, तब तुम उसके बाद एक्शन लो, ठीक है। और इसमें क्या होता है, मान लो बच्चा आपको ज्यादा डिस्टर्ब करता है तो क्लास में, तो इसको सबसे आगे अपने पास ही बिठा लो, आप अपने पास बिठाओ और खुद बैठ जाओ उसके पास, तो ज्यादा से ज्यादा क्या कर पाएगा, कुछ भी नहीं। खिड़की वगैरह है अगर आपकी क्लास में तो वहां पे इसको मत बैठने दो, क्लास में सबसे पीछे मत बैठने दो, इसको क्लास की रिस्पॉन्सिबिलिटी दो कि तू मॉनिटर है, अगर शोर हुआ तो भाई तेरी जिम्मेदारी है, ऐसे करके क्लास की रिस्पॉन्सिबिलिटी दो। तो जब रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है तो बच्चा खुद ही समझदार बनने की ट्राई करता है, ठीक है। और अगर हम बोलते हैं कि इसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा अटेंशन दो, बच्चे में अटेंशन नहीं दे पा रहा है ना ये, तो टीचर्स को इसको ज्यादा अटेंशन देना चाहिए। तो ये अटेंशन सीकर होते हैं, मेनली ये जो काम करते हैं ना दूसरों का अटेंशन सीख करने के लिए करते हैं। तो इस तरीके से ये जो धीरे धीरे अपने आप को, इनके जो इमोशंस को है उनको कंट्रोल किया जा सकता है, ठीक है। और इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछो, इनको मोटिवेट करो, हाँ भाई बहुत बढ़िया। और अगर ये कुछ बिहेव कर रहा है, गलत बिहेव कर रहा है, कुछ गलत बात कर रहे हैं बच्चे, तो उसको एक्शन लो तुरंत ही, ठीक है। बच्चों से बातचीत करके कि आपने करा ये ठीक था, अगर आपके साथ कोई ऐसे करेगा तो क्या ये ठीक था, ऐसे करके बातें करो, ठीक है। रीइंफोर्समेंट दो, प्रेस दो, ये सब, ठीक है। तो ये था ASD, ठीक है। आई होप आपको ये चारों जो थी समझ में आ गई होगी। फिर आता है हमारा ऑटिज्म, ठीक है। देखो बेसिकली वैसे ये जो ऑटिज्म है वो कोई लर्निंग डिसेबिलिटी नहीं है, बट इसको जो हम रीड करते हैं ना वो इसके अंदर ही करते हैं। मतलब लर्निंग डिसेबिलिटीज में ये क्या होता है, ये ना एक न्यूरोलॉजिकल, ये एक, मतलब ये बच्चा क्या होता है इसमें ना, आपने आता था ना एक नाटक आपकी अंतरा, उसमें जो बच्चे को बीमारी थी वो ऑटिज्म ही थी, जो अंतरा को थी। इसमें क्या होता है बच्चे को ना, कुछ भी बच्चा एक्सप्रेस नहीं कर पाता अपने आप को, वो क्या बोलना चाह रहा है, उसको क्या समझ में आ रहा है, वो क्या चाहता है, उसको क्या चाहिए, वो एक चीज एक्सप्रेस ही नहीं कर पाता, बोल नहीं पाता, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि जो बच्चा है ना, मतलब इसका जो सोशल रिलेशन है ना वो बिल्कुल ना के बराबर होता है, ठीक है। टीचर तो छोड़ो, ही अपने पेरेंट्स से ही बात कर ले, उनको समझा पाए ना, ये वही बहुत बड़ी बात होती है। जो ऑटिज्म वाले बच्चे होते हैं ना, एक न्यूरोलॉजिस्ट विकार है, डैमेज है, ये न्यूरोलॉजिस्ट डैमेज है जिसकी वजह से ये ऑटिज्म होता है। इसमें बच्चे ना अपने आप में ही बहुत ज्यादा रहते हैं, जैसे इसका हिंदी है स्वालीनता, अपने अपने आप में ही रहना, ठीक है। ये अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, इनका सोशल रिलेशन बिल्कुल ना के बराबर होता है, ठीक है। और इनको अगर मान लो कोई भी चीज चाहिए, मतलब वो क्या करते हैं, जो वर्ड्स होता है ना रिपीट करते रहते हैं वर्ड्स को रिपीट, जैसे कि मान लो इनको पानी चाहिए तो ये तो बोलेंगे नहीं मुझे पानी चाहिए, चाहिए पानी 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 पानी, खाना तो खाना खाना, वर्ड्स को रिपीट करेंगे, पूरा सेंटेंस नहीं बोल पाते बच्चे, अपने आप में ही ज्यादा रहते हैं, ठीक है। तो अब इनके लिए क्या सॉल्यूशन हो सकता है इन बच्चों के लिए, तो इन बच्चों को ना प्यार की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। मतलब कि देखो हम इनसे ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि हर एक चीज में अच्छा करें, हर एक जो भी सब्जेक्ट्स हैं वो पढ़ें, हर एक एरिया में अच्छा जाए, नहीं। ये जो है ना इनकी डेली लाइफ में ही अपने काम खुद कर पाए, अपनी भावनाओं को एक्सप्रेस कर पाए, सोशल रिलेशन बना पाए, और कुछ भी चीजें खुद के ऊपर डिपेंड हो जाए, तो यही बहुत बड़ी चीज होती है, वह बहुत बड़ी बात होती है। तो ऐसे बच्चों को ना स्पेशल केयर, स्पेशल ट्रीटमेंट की जरूरत होती है। तो इसमें सबसे और टीचर से भी एक्सपेक्ट करी जाती है कि
जो इनका पीयर है आसपास का बच्चों का और टीचर्स का, इनके साथ बहुत अच्छे रहें, जहां पर इनको हेल्प चाहिए वो करें और ज्यादा से ज्यादा इन चीजों से ओवरकम करने की कोशिश करें, ठीक है। फिर है हमारा डिस्प्रैक्सिया। अब ये डिस्प्रैक्सिया क्या होता है, देखो इसमें क्या होता है बच्चों का ना, ये डिस्प्रैक्सिया, इसमें आई हैंड कोऑर्डिनेशन नहीं बन पाता, बिल्कुल ही नहीं बन पाता बच्चों का आई हैंड कोऑर्डिनेशन बिल्कुल भी नहीं बन पाता। अब इसमें क्या होता है, जैसे कि इसमें छोटे छोटे काम भी नहीं कर पाते। मान लो बच्चों को बोला पेंसिल से लिख लो, पेंसिल से ये लिखो, तो बच्चा ना पेंसिल ही नहीं पकड़ पाएगा, बच्चा पेंसिल में ही उसको दिक्कत हो जाएगी, वो लिख ही नहीं पाएगा, ऐसे लिखेगा कुछ भी करेगा, पर बच्चा पेंसिल ही नहीं पकड़ पाता, पेंसिल ही नहीं लिख पाता। किसमें होता है, डिस्प्रैक्सिया। प्रैक्सिया पेंसिल, ऐसे याद रख लो, पेंसिल प्रैक्सिया, तो डिस्प्रैक्सिया पेंसिल, तो पेंसिल ही नहीं बच्चा पकड़ पाता। छोटे मोटे काम मतलब जो हाथ से हम करते हैं ना नॉर्मली, जिनके लिए हमें आई हैंड कोऑर्डिनेशन की जरूरत होती है वो नहीं कर पाता, जैसे कि पेंसिल ना पकड़ पाना, पेन ना पकड़ पाना। और ऐसे में क्या करते हैं बच्चे, इरेजर नहीं पकड़ पाते। आपने देखा होगा मोस्टली बच्चे इरेजर लेंगे प्यार से, जहाँ पे गलत हुआ है उसको इरेज कर लेंगे, लेकिन कुछ बच्चे होते हैं ये करके पूरा पेज फाड़ देंगे। क्यों, उनका कोऑर्डिनेशन ही नहीं है, उन्हें पता ही नहीं है कि उनको यूज कैसे करना है इरेजर को, ठीक है। जो हमारे शर्ट के बटन होते हैं, शर्ट के बटन नहीं लगा पाते, शर्ट के बटन नहीं बंद कर पाते, शूज के जो लेसेस होते हैं वो नहीं बांध पाते, तो छोटे छोटे काम जहाँ पे हमें आई हैंड की जरूरत पड़ती है ये वो नहीं कर पाते, ठीक है। और इसमें क्या होता है, इसमें हमें ना नॉलेज के साथ साथ, कि हमें नॉलेज कैसे काम क्या करना है, नॉलेज के साथ ना एकीकरण की जरूरत होती है, मतलब इंटीग्रेशन चीजों का, या समझ कह लो कि ध्यान देने की जरूरत होती है, ध्यान वो बच्चा कर नहीं पाता, बच्चा कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाता बेसिकली इस बीमारी में, ठीक है। फिर ए जाता है अफेजिया, डिसअफेजिया। अफेजिया ये सही समझ में आ रहा होगा, डिसअफेजिया क्या है, डिसअफेजिया या इसको हम बोलते हैं खाली फेजिया भी बोलते हैं। ये क्या होता है, ये ओरल लैंग्वेज डिसेबिलिटी होती है हमारी, ठीक है। ओरल लैंग्वेज डिसेबिलिटी होती है कि इसमें ना बच्चे को बोलने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, ठीक है। लिख तो बच्चा अच्छे से लेगा, सब कुछ कर पाएगा, बट ये बच्चे क्या करते हैं, ये ना अपने आप को बोल नहीं पाते, मतलब एक्सप्रेस नहीं कर पाते। देखो मान लो कोई बच्चा है, आपकी क्लास में होंगे, नॉर्मल है ये तो, बहुत सारे बच्चे होंगे, कुछ बच्चे बहुत एक्टिव होंगे, लिखने में, पढ़ने में, बोलने में बहुत ज्यादा स्मार्ट होंगे, बट कुछ बच्चे ना ऐसे भी होंगे और जरूर होंगे जो लिखने में तो बहुत अच्छे हैं, लिखता भी बहुत सुंदर है, काम भी बहुत सुंदर करते हैं, बट और आंसर्स भी सारे अच्छे देते हैं लिखने में, लेकिन अगर आप उनको बोलो कि आप अपने आप को एक्सप्रेस करो, ठीक है, तो वो नहीं कर पाते, उनको प्रॉब्लम आती है अपने आप को बोलने में, ठीक है। मैं भी पहले इनमें से एक थी, मुझे भी डिसअफेजिया था, मुझे किसी के भी सामने बोलने में बहुत प्रॉब्लम होती थी, बहुत डर जाती थी मैं। मतलब आप इन बच्चों को बोलोगे ना बोलो, तो बच्चे बोलने की जगह मोटिवेट होने की बजाय क्या होंगे, बहुत ज्यादा नर्वस हो जाएंगे, मतलब मान लो हाथ पैर कांपने लगेंगे, एकदम से पसीना आ जाएगा, या ऐसे को ले जाके स्टेज पे खड़ा कर दो, कभी पहली बात तो ये स्टेज पे जाएंगे ही नहीं, पर कभी स्टेज पर खड़े हो जाए तो घबरा जाएंगे एकदम से, लोगों को देख के क्या हो गया, कैसे हो गया। तो ये बहुत सारे बच्चों में होता है डिसअफेजिया। डिसअफेजिया ये ओरल लैंग्वेज डिसेबिलिटी होती है कि बच्चों को ना सामने बोलने में प्रॉब्लम होती है, ठीक है। और कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो अपने आपस में पीयर ग्रुप में तो बहुत अच्छे होते हैं, बहुत हंसी मजाक करते हैं, खुल के सब कुछ बात करते हैं, बट अगर बात आ जाए यहाँ पे टीचर की, कि टीचर के सामने बोलो कुछ बात करो, तो टीचर के सामने बिल्कुल शाय छुपे हुए रहते हैं, तो उसे बोलते हैं डिसअफेजिया, ठीक है। और इसमें क्या है कि मान लो अगर हम किसी बच्चे से बोल रहे हैं इसका आंसर करो, तो बच्चा मान लो डर जाएगा या कोशिश करेगा बोलने की, मतलब इसको हमको ठीक कैसे करना है, किसी बच्चे को बोला इसको ठीक करो, बताओ क्या है कैसे करना है, तो बच्चा मान लो आपको कुछ आंसर कर रहा है ना, तो आप अंदाजा लगा लो अपने आप से, अच्छा बच्चे ने ये कहा होगा, आप खुद से सामने से सेंटेंस को कंप्लीट कर दो, अच्छा आप ये कह रहे हो, अच्छा आप ये कहना चाहते हो, ऐसे करके बच्चों को ज्यादा से ज्यादा मोटिवेशन दो पार्टिसिपेट करने के लिए क्लास में। आप गाने का कंपटीशन रख लो, डांसिंग का रख लो, बोलने एक्सप्रेस करने का कंपटीशन रख लो, कि मतलब जो भी है ऐसी एक्टिविटीज करो कि बच्चे ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेट करें और ज्यादा से ज्यादा जो उनका फेयर है और ओवरकम हो ये। और इसके लिए कोई ये बीमारी नहीं है, मतलब ये लर्निंग डिसेबिलिटी है कि बच्चा बोल नहीं पा रहा है, तो अगर हम इनको चांस देंगे तो इसको तो बहुत आराम से ठीक करवा सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। डिसअफेजिया, डिस्प्रैक्सिया ये प्रैक्टिस से बहुत सारी चीजों से ठीक हो जाता है, इसमें कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। फिर आता है हमारा डिस्थीमिया, ठीक है। डिस्थीमिया क्या होता है, ये एक मूड की है, ये मतलब डिप्रेसिव मूड होता है। मान लो कि कोई बच्चा है, कभी एकदम से बहुत खुश हो जाएगा, कभी एकदम से बहुत ज्यादा दुखी हो जाएगा, कुछ याद आ गया तो रोने लग गया, कुछ याद आ गया तो हंसने लगे, डिस्थीमिया होता है, ये डिप्रेसिव मूड में होता है। मेन चीज ये हमारी इमोशंस पे डिपेंड करता है, इमोशनल वाली बात है, ये इमोशन पे डिपेंड करता है, वो हमारा डिस्थीमिया होता है, ठीक है। फिर इसके बाद आता है डिसमेमोग्राफिया, ये होती है मेमोरी डिसेबिलिटी, ठीक है। डिसमेमोग्राफिया क्या होती है, मेमोरी डिसेबिलिटी, ये बच्चे कुछ भी याद नहीं रख सकते, ठीक है,
इनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है कुछ भी याद चीज रखने में। आप इनको फोन नंबर याद कराओ ये भूल जाते हैं। आपने देखा होगा आजकल 5-5 6-6 साल के बच्चों को 2-2 3-3 नंबर याद रहते हैं। बट वहीं पे कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं कि वो 11-12 साल के हो जाते हैं और उन्हें नंबर याद नहीं होता। तो वो किस वजह से होता है? वो डिसमेमोग्राफिया की वजह से होता है कि उनको ना मेमोरी डिसेबिलिटी होती है। किसी भी चीज को लॉन्ग टाइम तक याद रखने में, पकड़ के रखने में ना प्रॉब्लम होती है। ठीक है, ये वाले जो बच्चे हैं ना लर्निंग बाय डूइंग सीखते हैं, मतलब करके ज्यादा सीखते हैं ये, बजाय रटने के याद करने के। लर्निंग बाय डूइंग से तो इसका सॉल्यूशन तो यही है कि इनको ज्यादा से ज्यादा काम कराया जाए, करके सिखाया जाए, ताकि इनकी जो मेमोरी हो वो शार्प हो। ठीक है, अब लास्ट क्या है? ऑटेक्सिया। ऑटेक्सिया, ठीक है। तो ऑटेक्सिया क्या होता है कि इसमें ना बच्चे ठीक से सुन नहीं पाते। बच्चों को सुनने में ना कुछ प्रॉब्लम हो रही होती है कि मतलब या तो कह लो कि उनके अंदर वो विकार होता है कानों वगैरह में, जिससे वो ठीक से सुन नहीं पाते। या मान लो कुछ वर्ड है कि मतलब मान लो आपने किसी सामने वाले को कुछ बात बोल ली, ठीक है, तो सामने वाला उसका मीनिंग ना ग्रहण कर पाए। मतलब बात तो उसने सुन ली, लेकिन आपने क्या कहा उसने ठीक से समझ नहीं पाया, उसका मीनिंग क्या था समझ नहीं पाया। तो ये काफी सारी फैक्टर पे डिफाइन करता है कि मान लो सामने वाला बहुत तेज बोल गया हो, ठीक है, ताकि बच्चा समझ नहीं पाया। जैसे कि मैं बोलती हूँ, मैं बहुत फास्ट बोलती हूँ, मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि मैं धीरे बोलूँ, बट मेरे से नहीं हो पाता, ये मेरी प्रॉब्लम है। तो मुझे भी कोई ना कोई लेक्सिया, डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया कुछ ना कुछ होगा, मैं बहुत फास्ट बोलती हूँ। तो ऐसे मान लो मैंने सामने वाले बच्चे से कुछ बोला, उसको समझ नहीं आया, तो जब बच्चे ने मेरी बात समझी नहीं तो वो मुझे रिप्लाई क्या करेगा, है ना। तो जो ये ऐसे बच्चे होते हैं ना ऑटेटिक्सिया वाले, इनको ना किसी से भी कम्युनिकेशन करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। ठीक है, मेरे को भी होती है। तो इन ऑटिटिक्सिया वालों को किसी से भी बात करने में, उनका मीनिंग समझने में, अपनी बात समझाने में प्रॉब्लम होती है, क्योंकि ये बच्चे ना ठीक से सुनने नहीं पाते हैं। ठीक है ना, इन्फॉर्मेशन को ये डिवाइड कर पाते हैं अपनी, जो भी इनके पास इन्फॉर्मेशन है वो ठीक से दे ही नहीं पाते, तो सामने वाले का इनको पता ही नहीं रहता। ठीक है, तो ये 10 लर्निंग डिसेबिलिटीज थी, आप लोगों को समझ में आ गई होगी।